नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन प्रदेश में बदमाश पुलिस पर ही भारी पड़ रहे हैं, या यूं कहें बदमाश पुलिस को मात दे रहे हैं। फरीदाबाद के धौज गांव में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। हालत यह हुई कि इस हमले में हरियाणा पुलिस के 7 जवान बुरी तरह घायल हो गए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। आखिर प्रदेश में किसकी चलती है, क्यों इतने बेखौफ हैं बदमाश? इससे पहले देखिए रिपोर्ट। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और ये तीसरी तस्वीर। हमने आपको एक के बाद एक 3 तस्वीरें दिखाई हैं। तस्वीरों में दिखाई देने वाले सभी लोग जख्मी हैं। किसी के सर में चोट लगी है तो किसी के हाथ में, तो कोई दूसरे का सहारा लेकर चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं और किसने उन्हें इतनी बुरी तरह जख्मी किया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि सारा माजरा है क्या। दरअसल बुरी तरह घायल ये लोग कोई और नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस के जवान हैं, जिन पर फरीदाबाद के धौज गांव के ग्रामीणों ने जमकर पत्थर बरसाए। सर उंगली में चोट लग रही, फट रही उंगली, पैर फट रहा है, 2 लट एक ही साथ पे लट रहे हैं। तो इन लोगों ने अपने घरों के ऊपर से पत्थर बरसा दिए। घर से अभी हालत कैसी है मुलाजिमों की जो बाकी थे? सर अभी इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, कुछ राहत है इंजेक्शन से, एक हमारा रेफर कर दिया है। सफदरजंग, उनके सिर में लगी है चोट। हाँ, सिर में। शायद अभी आपको पूरा मामला समझ नहीं आया होगा, रुकिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। इनने पहले गौ कसी के भी आरोपी थे, इनमें 2-3, और इनने पहले भी पुलिस पार्टी पे हमला किया था, उसमें ये आरोपी थे, उनको पकड़ने के लिए गए। तो ये आरोपी को हमने रोकने की कोशिश की, तो इसी टाइम उनने पत्थर ईंट बरसाने शुरू कर दिए। फायर भी किया उनने, तो उसमें चोटें लगी 7-8 मुलाजिमों को। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि धौज गांव के कुछ लोग पशु तस्करी का काम करते हैं, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और गांव में जा पहुंची पुलिस। लेकिन पुलिस के गांव में घुसते ही उनका स्वागत पत्थरों से किया गया। ग्रामीणों ने उन पर पत्थरों की बौछार कर दी। इस अचानक हुए हमले में पुलिस के 7 जवान बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सुना आपने, जो पुलिस हर वक्त जनता के लिए तत्पर रहती है, आज उसी की जान के लाले पड़ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में खत्म हो रहा है पुलिस का खौफ? क्यों बेखौफ होकर पुलिस को निशाना बनाते हैं बदमाश? क्या बदमाशों पर आगे कोई कार्रवाई करेगी पुलिस? क्या पुलिस को बदमाशों से लगता है डर? पुलिस के पलटवार में जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी आखिर किसकी? फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विशेष में आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार पुलिस लाचार क्यों हो रही है, क्यों पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। पुलिस कोई भी कार्रवाई करने जाती है उसको निशाना बना दिया जाता है। कई बदमाश पुलिस पर भारी पड़ते हैं तो कहीं ग्रामीण। आखिरकार ऐसे में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने आप को कितना महफूज महसूस करेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। अपने विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ महाराज सिंह रिटायर्ड एसपी हैं, वो जुड़ चुके हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बड़ा सवाल कि पुलिस की कार्य प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। आखिरकार पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। धौज गांव में पशुवध का पता लगा था, पुलिस को कार्रवाई करने गई थी, लेकिन आखिरकार पुलिस पे ही हमला कर दिया गया। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस पर हमला किया गया, आम आदमी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेगा? इसे 2 हिस्सों में बांट लें तो अच्छा रहेगा। एक तो पुलिस की कार्यशैली,
दूसरे सरकार की कार्यशैली। हरियाणा के हम खासतौर से बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो हुआ उसमें पुलिस और सरकार दोनों घेरे में थी और लोगों को ये लगने लगा कि पुलिस को कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। तो एक तो ये पार्ट है इसमें, क्योंकि जो मंत्री या एमपी एमएलए या कोई भी जो आज की सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी जो सरकारी तंत्र है उसको ह्यूमिलेट करते रहे हैं। इससे भी लोगों में एक दूसरा मैसेज जाता है। दूसरे पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो अब तक कार्यशैली रही, वो भी एक तरह से सवालिया निशान लगे हुए थे। अब खास तौर से इस बात की हम जिक्र करें जो अभी हमारा एक टॉपिक है धौज गांव का जी। उसमें एक तो हम जो देख रहे थे पिक्चर, उसमें पुलिस वाले सिविल में दिखाई दे रहे थे हम। जब वो जा रहे थे वहां पे तो कोई ना कोई गांव का नुमाइंदा उन्हें साथ लेना चाहिए था एक बार, दूसरे यूनिफॉर्म में होना चाहिए था। अब क्या हो रहा है, एक और तरह की बात भी हो रही है जी। जो मैं महाराज जी आपके पास आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राठी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं पूरे मामले पर। आखिरकार किस तरीके से पुलिस पर हमला किया गया। अनिल, आपको आवाज आ रही है? अनिल, क्या सुन पा रहे हैं आप? अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो हमारा अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल से कोशिश करेंगे जुड़ने की। हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर तफसील से जानकारी दे पाएंगे कि आखिरकार पुलिस पर हमला किया गया, जिम्मेदार कौन है। वापस रुक करेंगे। रिटायर्ड एसपी हमारे साथ महाराज सिंह जुड़े हुए हैं। महाराज जी, सवाल ये कि आपने कहा कि पुलिस जो थी सिविल वर्दी में थी, क्या पुलिस की पूरी तरह तैयारियां नहीं थी, ये माना जाए? देखिए, जब हम ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं तो हमें हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा जी। पुलिस को ख्याल रखना चाहिए इन बातों का। अभी एक और बात है कि जो एक हमारे यहाँ एक नई पैरेलल एक जो गौ तस्कर के बारे में या पशु तस्करी के बारे में एक नया एक वो फोर्स चल रही है, पैरेलल फोर्स चल रही है जो अपने आप को गौ रक्षक के तौर पे वो कर रहे हैं। उनको लाइसेंस देने की कोशिश की जा रही है, उनको परमिट दिए जा रहे हैं, उनको एक तरह से वो आइडेंटिटी कार्ड दिए जा रहे हैं। तो अब जो लोगों में क्या है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें वो क्या समझें, ओरिजिनल पुलिस समझें या नकली पुलिस समझें। तो पुलिस को चाहिए कि वो अपनी आइडेंटिटी असरटेन करें। उसके लिए ऐसी जगह पे जाने के लिए उनको जरूरी है कि गांव के जो मुखिया हैं, गांव का चौकीदार है, सरपंच है, मेंबर हैं, उनको उस टीम में शामिल करें वो, ताकि जो गांव वाले जैसे उनके खिलाफ शुरू हुए थे, जब उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे वो जो है जी, मैं आपके पास महाराज सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच हम अपने संवाददाता को इस चर्चा में जोड़ना चाहेंगे, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। अनिल लाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपको आवाज आ रही है? जी, बोलिए। अनिल, पूरे मामले पर धौज गांव में पुलिस कार्रवाई करने गई थी। बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिसिया प्रणाली पर हमला किया गया, वर्दी पर हमला किया गया, वो वजह क्या थी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पुलिस को जो सूचना मिली थी, जो गो तस्कर थे उनकी एक सूचना मिली थी पुलिस को, जो कि धौज गांव में रहते हैं। उनको पुलिस जो पार्टी तैयार करेगी थी, 2 पीसीआर पूरे जो मामले में रेड के लिए गई थी, और वो दोनों पार्टियां के ऊपर जो ग्रामीण है और जो आरोपी पक्ष था उसके परिजन, उन लोगों ने सबने मिलकर के पुलिस पर फायरिंग करी और पुलिस के ऊपर जबरदस्त पथराव किया गया, जिसमें कि लगभग 7 पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और इसमें एक जो एएसआई हैं उनकी हालत नाजुक बनी है, उनको दिल्ली सफदरजंग रेफर किया गया है। और पूरे इस मामले में गांव के जो ग्रामीण लोग हैं और उनके जो परिजन हैं, उन लोगों पर आरोप लगा है पूरे कि उन लोगों ने ही इनके ऊपर जो है एक तरीके से फायरिंग और पथराव किया था पूरे तरीके से। अनिल, बात की जाए तो ये चीज भी निकलकर सामने आ रही थी कि पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं सवालों घेरे में है, पूरी तरह पुख्ता इंतजाम नहीं थे पुलिस के पास। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पुलिस को जो इस तरीके की रेड होती है, तकरीबन पुलिस में जो है कि अकेले या फिर एक पीसीआर पुलिस वहां पे नहीं जाती, पूरी पुलिस पार्टी बना करके लगभग काफी भारी संख्या में पुलिस बल जाता है जब किसी गांव में जाते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ ही लोग वहां पे 2 पीसीआर ही वहां पे सिर्फ पुलिस की जो है वो पहुंच पाई, और जिसके बावजूद जो आरोपी पक्ष थे वो एक तरीके से दबंग हो गए, उनके ऊपर हावी हो गए, जिसके बावजूद उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया और
पुलिस को एक तरीके से मुंह की वहां से खानी पड़ी और मतलब घायल अवस्था में पुलिस को जो है वो अस्पताल में फिर लेके आए वहां के जो लोग थे। अनिल, यहाँ पर सवाल एक ये भी उठ रहा है कि हमारे साथ इस चर्चा में पूर्व पुलिस अधिकारी महाराज सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो से लाइव हैं, जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर एक सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस सिविल वर्दी में भी गई थी, क्या पुलिस सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंची थी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हालांकि इसमें कुछ पुलिसकर्मी सिविल वर्दी में जरूर थे, लेकिन ज्यादातर पुलिसकर्मी जो है वो वर्दी में थे, क्योंकि भारी संख्या में गांव के जब एरिया होता है तो बिना वर्दी के तो जाना बिल्कुल औचित्य नहीं होता पुलिस का। तो इसमें न्यायाधीश जो रात को जो पुलिस का जो उपचार के लिए जब आए वो उस समय भी वर्दी के अंदर थे, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी जरूर, एक दो पुलिसकर्मी हम कह सकते हैं जो बिना वर्दी के थे, जिसके बावजूद जो है ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला किया। गाँव के लोग शामिल किए गए इसमें? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर, पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच बीजेपी के नेता अनूप भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपको आवाज आ रही है? माफ कीजिएगा, रेणु भाटिया हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी रेणु जी, बड़ा सवाल है, पुलिस ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? फरीदाबाद के धौज गांव में पुलिस पर ही हमला किया गया और इसमें एक पुलिसकर्मी एएसआई है, उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। देखिए, गौ रक्षा का जो मामला है उस पर हमारी सरकार गंभीर है, इसलिए सख्त से सख्त कदम हम इसके लिए उठा रहे हैं। और पुलिस का दायित्व है कि इस तरह से अगर कोई गौ चोरी करता है या इस तरह का कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन करना। वो बात अलग है कि आज उन्होंने पुलिस पर वार किया, परंतु पुलिस अपना जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो पुलिस का अधिकार है वो अपने अधिकार का प्रयोग करके उनको इस चीज से पकड़ेगी और उनको जो उचित उनके लिए कार्रवाई होगी बनती है वो करेगी। रेणु जी, आपने कहा कि अधिकार के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं आपको दो मामले ऐसे बताता हूँ। 3 महीने पहले की बात है, टपूकड़ा थाना क्षेत्र के मयापुर गाँव में पुलिस पर हमला किया गया था। पुलिस हत्या आरोपियों को पकड़ने गई थी, तब पुलिस पर हमला हुआ था, पुलिस बल पर। दूसरा वाकया मैं आपको बताता हूं, पानीपत में महिलाओं के दुख के निवारण के लिए महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उसे लाठी बांधकर फटकार दिया। 2 कार्रवाई पुलिस की भी सवालों के घेरे में यहां पर आ रही है। एक तरफ पुलिस पर हमला किया जा रहा है, एक तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली, आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? काम कर रही है और जो भी धारा इनके ऊपर बनती है, जो इस तरह से पुलिस पर जवाबी कार्रवाई करते हैं नाजायज तरीके से, उनके ऊपर जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो पुलिस करेगी। तो बड़ा सवाल यहाँ पर है, प्रदेश में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है, पुलिस कार्रवाई करेगी साफ तौर पर। लेकिन रेणु जी, मेरा सवाल ये है कि पुलिस के क्या इंतजाम पुख्ता नहीं थे? क्या पूरी तरह तैयारी करके टीम नहीं पहुंची थी वहां पर धौज गांव में? रेणु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। पुलिस की तरफ से आखिर चूक कहां रह गई? क्या पूरा बल नहीं पुलिस बल पहुंचा था? कमी कहां रह गई जो पुलिस वालों को निशाना बनाया गया? आम आदमी कैसे महसूस करेगा अपने आप को? देखिए, नॉर्मली पुलिस जो रूटीन में जाती है किसी के पीछे कार्रवाई करने, उस तरह से पुलिस गई थी, परंतु अगर उनके ऊपर जवाबी फायरिंग या जवाबी उनके ऊपर पथराव हुआ तो पुलिस, हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए। पुलिस अपने आप उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है, अपना और फोर्स मंगाना या जिस तरह का भी पुलिस का अधिकार क्षेत्र में आता है वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जी रेणु जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी महाराज सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहिए। तमाम मेहमान हम फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू।
चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। जब वो पैदा हुआ था तभी से ही उसके पिता ये चाहते थे कि वो एक पहलवान बने। वो जानता है कि कैसे दूसरे पहलवानों को चित करना है। एशिया चैंपियनशिप में जाने से पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी। जो सोनीपत में बालगढ़ साई जो सेंटर है वहाँ पर कैंप लगा हुआ था और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। जो फिलीपींस में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप को खेलने के लिए गया और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे। अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय, जन जन को बतलाएंगे गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारे इस विशेष खास कार्यक्रम में स्वागत है। सवाल यहां पर यह उठा है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहां से सुरक्षित होगा। हमारे साथ चर्चा में पूर्व पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जुड़ चुके हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई तरीके के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बदमाश बेखौफ हैं और पुलिस कार्य कर रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ रही है। महाराज जी के पास जाएंगे। महाराज जी, सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पूरी तरह आयोग भी बनाए गए हैं, गौरक्षा आयोग भी बनाए गए, काफी कुछ किया गया। आपने जिक्र भी किया था ब्रेक पर जाने से पहले, कई तरीके के सवाल यहां पर करे थे, आपने जवाब भी दिया था। क्या गौ सेवा आयोग का कार्य पूरी तरह सही तरीके से नहीं चल पा रहा सुचारू रूप से? वजह क्या आ रही है निकलकर? देखिए, गौ सेवा आयोग जो बनाया, इन्होंने जो काउ स्लॉटरिंग एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट की थी और एक गौ सेवा आयोग इस सरकार में नया बना। जो हम गौरक्षक की बात कर रहे थे, एक पहले एक स्वयंभू एक संस्था चल रही थी, वो जो गौरक्षक के नाम से काम करते थे।
अब जब से ये कमीशन बना है जी, सरकार ने बनाया है हरियाणा में, उसके बाद ये बातें भी आई थी कि भाई हम इनको जो है एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे। अब जो गौ रक्षक की बात ये कर रहे हैं वो एक तरह से पैरेलल पुलिस हुई। जब पैरेलल पुलिस हुई तो पब्लिक वाले गौ रक्षक और पुलिस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, एक बात जी। दूसरा, जब जो है वो अपने जब जारी थी पुलिस वहां पे, तो पुलिस को चाहिए था कि वो गांव के किसी मौजूद आदमी को साथ लेते, ताकि जो उस पर फायरिंग की गई या पथराव किया गया उसमें जो गांव वाले जो होते वो कॉन्फिडेंस में होते तो वो उसको बीच बिचाव करने की बात करते या वो बताते कि वास्तव में पुलिस है। अब जहाँ पे ये स्लॉटरिंग हो रही थी, जहाँ के लिए वो गए थे, जहाँ पे पशु वध की बात कर रहे हैं ये, तो वहां पे यही पता नहीं चला कि पुलिस कौन सी पुलिस है, नकली आई या असली आई। तो पुलिस को थोड़ा सा संयम बरत के गांव वालों को शामिल करना चाहिए था। अब पुलिस ये सोचेगी कि फौरी तौर पर अगर हम नहीं करते तो वो भाग जाते, तो अब कौन सा हाथ आ गए वो, कम से कम ये बेइज्जती तो नहीं होती। महाराज जी, यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार पुलिसकर्मी ज्यादातर पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में थे, उसके बाद उन पर हमला किया गया, पहुंचे थे, हालांकि पूरी तरह कहीं ना कहीं कमी निकलकर सामने आई है। इसी बीच इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत सिंह। निशांत जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आवाज आ रही है आपको? जी निशांत जी, सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है। ग्रामीणों के पास हथियार कहां से आए, पुलिस पर हमला किया गया, आखिरकार पुलिस पर हमला कहां तक जायज है? जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे महसूस करेगा? देखिए, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। हर कानून व्यवस्था हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि खट्टर सरकार जब से हरियाणा में मौका मिला है खट्टर साहब को, तब से ही कानून व्यवस्था लगातार नजर आ रही है और सरकार पूरी तरह से लाचार नजर आती है। गुंडा और बदमाश पूरी तरह से राज कर रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और आज ये उसका आपने जो उदाहरण दिया है कि अगर पुलिस ही महफूज नहीं है, वो ही सेफ नहीं है, तो फिर इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का तो बिल्कुल जनाजा ही निकल चुका है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का कोई लाभ नहीं होता जब तक लोग नहीं कहते कि प्रदेश के अंदर पूरी तरह से अमन चैन है, कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। तो प्रदेश की इससे ज्यादा फजेती क्या होगी? रोज बलात्कार, रोज नित किडनैपिंग, नित नए दिन मर्डर, ये सब हो ही रहा था। लेकिन पुलिस के ऊपर इस तरीके से जो अटैक हुआ है, सरकार कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है। ये कह देने से मात्र तो सब अच्छा नहीं होता कि पूरा विकास हो गया, ये हो गया, सबका साथ सबका विकास। अब महिलाएं महफूज नहीं है, जिनको इन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसी तरह कोई व्यक्ति महफूज नहीं, पुरुष महफूज नहीं। किस बात का राज है, किस बात का सरकार है इन लोगों को? इसलिए बड़ा निंदनीय ये सारा प्रदर्शन है सरकार के लोगों का। ये अमन चैन तो तभी बढ़ पाएगी जब सरकार के लोग अमन चैन जिन्होंने कायम करना है वो ही महफूज ना हो तो कैसी बढ़ पाएगी? निशांत जी, यहाँ पर यह माना जाए कि पूरी तरह पुलिस विफल नजर आ रही है, सरकार विफल मानी जाए यहाँ पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले किस तरीके से देखिए, ये जब दंगे रेड्स हुए थे उन दिनों जो जितना भी ये सारा प्रदर्शन हुआ हरियाणा का, बिल्कुल सिर झुक गया सारी चीजें देख करके। तो विफल है, इससे और विफलता क्या नजर आएगी? जिस तरीके से लाचारी नजर आ रही है सरकार की, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इससे दयनीय हालात कभी प्रदेश की नहीं देखी जितनी खट्टर साहब के टाइम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर बता रहे हैं कि पूरी तरह प्रदेश सरकार की विफलता निकलकर सामने आ रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। महाराज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विशेष में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पुलिसकर्मी जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने आप को कितना महफूज महसूस करेगा। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि पूरी तरह पुलिस को सुविधा दी गई है, पुलिस पूरी तरह से कार्यप्रणाली कर रही है, सही कार्य कर रही है और अपराधों पर भी लगाम लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर ये आ रही है कि पुलिस खुद ही अपने आप को नहीं बचा पा रही, तो आम आदमी अपने आप को कैसे महफूज महसूस करेगा? सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर भी खड़े हो रहे हैं। और पुलिस की कार्यप्रणाली की बात की जाए तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में आम आदमी अपने आप को कितना महसूस करेगा, इसी मुद्दे पर हम कर रहे थे चर्चा अपने इस विशेष कार्यक्रम में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।